नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोगों की बीपीएससी जो 71वीं का प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने 71वीं जो बीपीएससी का क्रैश कोर्स है उसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया, मेडिएवल कंप्लीट किया और अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हमने साथ में सॉल्व किया और आपको यह भी बताया गया है कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपके लिए क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और वो पीटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। जैसे हमने बात किया था नॉर्दर्न जो एम्पायर में जितने भी रूलर्स हैं उनके बारे में याद रखना है, तो वो सारा हिस्ट्री का टॉपिक था, वो हमने डिस्कस किया था। और एक पैरेलली हम जो कोर्स चला रहे हैं पॉलिटी का चला रहे हैं, जीएस पोर्शन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स भी कंप्लीट किया, डीपीएसपी भी कंप्लीट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिफरेंट जो राइट्स थे, जो डिफरेंट एक्ट्स थे, वो सारे एक्ट्स हमने कंप्लीट किए। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दोस्तों पॉलिटी पर ही है। तो पॉलिटी पर जो आज हम देखेंगे, आप बोर्ड में देख रहे होंगे, जो बोर्ड है उसमें आपको दिया गया है जो स्लाइड में, पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो आज हम लोग देखेंगे यूनियन, एक तरह से बोल सकते हैं यूनियन के बारे में देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, जिसमें आपको जो यूनियन जो पार्ट 5 में दिया गया, हमने पार्ट 1 देखा जिसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको बताया जाता। पार्ट 2 हमने देखा, डिस्कस किया, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता। पार्ट 3 में क्या देखा हमने, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाता। पार्ट 4 में डीपीएसपी, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता। पार्ट 4 ए आपको याद रखना, उसमें क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसे ऐड किया गया था। फिर जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता पार्ट 5, तो पार्ट भी आपको दोस्तों याद रखना, हमने एक ट्रिक भी डिस्कस किया था पार्ट को लेकर। जो 25 पार्ट है वो एक साथ आप याद नहीं कर सकते, उस ट्रिक को अगर ध्यान में रखिएगा तो एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा मिस भी कर जाते हैं तो क्या करना, आपको उसको लिख लेना है हिंदी में जो हमने बताया था, और फिर वहां से आप क्या कर सकते हैं, पार्ट को मतलब सही कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर शेड्यूल भी हमने डिस्कस किया, उसमें हमने आप लोगों को ट्रिक बताया। तो वो सब जो निमोनिक्स है, ट्रिक्स है, वो आपको क्या करना, याद रखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट 5 जो कि यूनियन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले यूनियन में बहुत सारा चीज आता है। यूनियन में एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जो रूल बनाने का काम, जो रूल मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी तरह यूनियन में हमें लेजिस्लेचर की बात करेंगे, जैसे जो पार्लियामेंट में, संसद में लेजिस्लेचर है जो कि कानून बनाते हैं, लॉ पास करते हैं। प्लस हम लोग जुडिशियरी की भी बात करेंगे, वो सारा यूनियन में आता है। जो केंद्र में जो पूरा काम होता है दोस्तों, सेंटर में जो पूरा काम होता है, वो सारा यूनियन के अंदर आता है। तो पार्ट 5 में यूनियन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टेट पढ़ाएंगे, जिसमें सारे जितने भी गवर्नमेंट है स्टेट के, वो सारे चीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें पार्ट 5 की यूनियन की बात करें, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, प्रेसिडेंट। कौन सा टॉपिक है हमारे सामने में, जो आज का टॉपिक है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का आप जानते हैं जुडिशियरी पावर, लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ये सारा पावर हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि, और डिफरेंट जो एग्जाम्स होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी आपको आर्टिकल्स नहीं पूछा जाता, और पूछा भी जाता था बहुत ही, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि सिंपल आर्टिकल पूछा जाता है, जिसे जो सारे स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन बीपीएससी आयोग क्या करती है कि इस तरह का आर्टिकल्स आपसे पूछ देती है, कभी कभी बहुत डीपली में जाके। तो आर्टिकल्स आपको याद रखना भी, प्रेसिडेंट न्यूज में है, वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में जो अभी रेजिग्नेशन हुआ, आप जानते हैं हमारे जो ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी थे, उनका रेजिग्नेशन हुआ कुछ हेल्थ रीजन से, हेल्थ रीजन के कारण। तो क्या होता है, न्यूज में है तो वो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स में सिर्फ क्या होता है कि आपसे पूछ दिया गया कौन सा ऑपरेशन हुआ, आपसे पूछ दिया गया कौन सा स्पोर्ट्स प्लेयर ने क्या किया है, किसने कितना मतलब स्वर्ण पदक जीता है, तो ये सब तो है करंट अफेयर्स में। लेकिन करंट अफेयर्स में क्या होता है, कभी जीएस पार्ट भी पूछ दिया जाता है, वो भी करंट अफेयर्स का पार्ट, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ दिया गया, तो वो करंट से उठा के ही आपको जीएस का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इस तरह से भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है अपने एग्जाम के लिए। तो अगर प्रेसिडेंट की दोस्तों बात करें, जिसे एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट भी सबसे पहले अगर देखें तो जो फैक्ट आपको याद रखने हैं, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की पूरी जो हेड है उसे हेड कहा जाता है, किसे, प्रेसिडेंट को। आप जानते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट है अभी कौन है, ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट है। और ये कौन से नंबर प्रेसिडेंट है, 15th नंबर। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 15 नंबर। कभी कभी जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है उसमें डायरेक्टली वन लाइनर पूछ दिया जाता है, विच नंबर द प्रेसिडेंट टुडे वी हैव, तो 15th नंबर आपको ध्यान रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट एवर ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो सेकंड लेडीज प्रेसिडेंट है। जो पहले अगर देखें सबसे फर्स्ट वुमेन थी प्रतिभा पाटिल, आप जानते हैं श्रीमती जो प्रतिभा पाटिल थी ऑनरेबल प्रेसिडेंट थी, फॉर्मर प्रेसिडेंट। उसके जो सेकंड बनी अभी ऑनरेबल हमारी जो प्रेसिडेंट है, जो आज प्रेजेंट डे में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये आपको ध्यान रखना 15 प्रेसिडेंट है। फर्स्ट एवर ट्राइबल अगर पूछा जाता, फर्स्ट एवर ट्राइबल प्रेसिडेंट जो कि संथाल मेनली रीजन से आपको बिलोंग करती है। जो मुर्मू ट्राइब आपने देखा भी होगा, संथाल अगर आपने रिवोल्ट ही पढ़ा होगा तो कान्हू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, ये सब उसमें लीड किए थे, लीडर्स थे। तो ये सब चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस अगर इसमें देखें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हम लोग तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते दोस्तों, हम लोग जो लोकसभा में जो लोग को भेजते हैं उन लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो एक इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट करते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उसे इलेक्ट करवाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल क्या जो कॉलेज किसको बोला जाता है दोस्तों, कि जो मतलब इलेक्शन में भाग लेते हैं। किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन में भाग लेते हैं उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, कौन कौन से मेंबर को यह हक होता है कि वो वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो ये पर अब जो वोटिंग होता है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये आपको याद रखना, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल, जो कि कौन सा मेथड होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कितना प्रोपोर्शन, उसके हिसाब से आपको वोटिंग राइट दिया जाता है। द इलेक्टोरल कॉलेज देखे अगर प्रेसिडेंट का, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज याद रखना, फर्स्ट क्या हो गया इसमें, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा राज्यसभा। इसमें इलेक्टेड याद रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं राज्यसभा में। नॉमिनेटेड मेंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप जानते हैं कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को हम लोग प्रेसिडेंट चुनते, आपको चुनती है किससे, राज्यसभा के मेंबर को, जो कि कौन से क्लास से होते हैं, लिटरेचर से होते हैं, आर्ट्स से होते हैं, सोशल साइंस और सर्विसेज से होते हैं, जितने सोशल सर्विसेज हो गए। तो ये सब सारे मतलब कि मेंबर्स होते हैं, जो कि 12 मेंबर्स टोटल आपको राज्यसभा में चुने जाते हैं। तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें भाग नहीं लेते हैं, किसमें, इलेक्शन में। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। तो इसमें स्टेट्स का भी रोल होता है, स्टेट्स का भी भागीदारी होता है। तो वो कौन सी लेजिस्लेटिव मेंबर, वो भी इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट कौन से इलेक्टोरल रोल में होते हैं, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, जिसे अभी पुडुचेरी बोला था, पौंडीचेरी को नामाकरण करके इसको चेंज कर दिया गया। तो आपको क्या इसमें याद रखना, जो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आपको क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव। आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी, आपको अगर देखेंगे दिल्ली ये भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। उसी तरह आपका क्या, पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसमें के पास लेजिस्लेचर भी है। दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर का रोल है, पुडुचेरी में आपको चीफ मिनिस्टर दिखेगा। आप जैसे अगर आप देखिए अभी के समय जम्मू कश्मीर, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर का, वहाँ भी उसे लेजिस्लेचर दिया गया है। तो ये सब का लोड होता है, इलेक्टेड रोल अभी तो अब बनाया गया, तो वो आप कुछ ऐड भी किया जाएगा जम्मू कश्मीर का भी। लेकिन आपको इतना चीज इसमें ध्यान रखना, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों, लेकिन लोग सॉल्व नहीं कर पाते स्टूडेंट। इसका मेन रीजन होता है कि वो चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते। पता सब होता है सबको, लेकिन वो रिवाइज करने की वजह से, नहीं करने की वजह से क्या होता है, उनका क्वेश्चन छूट जाता है। इसके लिए आप क्या हो सकते हैं, मेंस नहीं लिख पाएंगे अगर इस तरह से आप अगर चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो। फिर नेक्स्ट हमारा क्वालिफिकेशन। तो अगर देखें कि कौन कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट को आपको चुना जाता है, किसके कौन से आर्टिकल से इम्पीच किया जाता है उनको। इम्पीचमेंट क्या होता है, रिमूवल। अगर प्रेसिडेंट की बात करें उसमें हम लोग रिमूवल नहीं बोलते, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट हटाया जाता है उनको, जो पद से हटाया जाता है उनको, इसको इम्पीचमेंट प्रोसेस बोला जाता है। तो आप जानते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस भी हमने कहाँ से कॉपी किया, कहाँ से कॉपी मतलब बोरो किया, वो हमने पढ़ा भी था। इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने पढ़ा था किसमें, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो लिंक करना है टॉपिक को, सब्जेक्ट्स को आपको लिंक करना है, तभी जाकर आपको क्या होगा, रिवीजन होगा। तो आर्टिकल 58 की हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट शुड फुलफिल। तो इसमें क्या होता है, क्वालिफिकेशन की बात किया था आर्टिकल 58 में, आर्टिकल अनुच्छेद 58 में, आर्टिकल 58 में किसकी बात किया जाता है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन की, कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप खड़ा हो सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो इसमें क्या है, कैंडिडेट का क्या होना चाहिए, सिटीजन। सबसे पहले तो आप सिटीजनशिप आपका होना चाहिए इंडिया में। नेक्स्ट क्या है कि आपका 35 साल कंप्लीट होना चाहिए। इसमें 35 साल है, लोकसभा में 25 देखा है, राज्यसभा में 30 है, इसमें 35 साल होना चाहिए। तो ये याद रखना, 25, 30, 35 तो कभी नहीं भूलेंगे। और क्या होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो मतलब इलेक्शन जैसे लोकसभा में जिस तरह से इलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है, उसके लिए आप कम से कम क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर क्या है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको
नहीं रहना, होल्ड नहीं करना है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रेसिडेंट भी हैं प्लस कहीं के चीफ मिनिस्टर भी हैं, ऐसा नहीं कि आप प्रेसिडेंट भी हैं प्लस कहीं के आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी है, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। आपको एक चीज़ वैकेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इलेक्शन में लड़ सकते हैं, मतलब आप क्वालिफाई है प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको याद रखना, जो कि आर्टिकल 58 में क्या किया गया है, दिया गया है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या है कि 54 में हम अगर देखें प्रेसिडेंट का दोस्तों, तो आर्टिकल 52 टू 62 ये जो होता है दोस्तों, इसमें पूरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इम्पीचमेंट, क्वालिफिकेशन, रिमूवल, ये सारा चीज इसमें दिया गया। तो आर्टिकल 52 से 62 तक आपको याद रखना है प्रेसिडेंट को, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है। तो अगर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 54 54 आर्टिकल अनुच्छेद में आपको दिया गया है, जिसमें इसमें क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। हमने देखा इलेक्टोरल कॉलेज वो हमने बात किया, लेकिन ये आर्टिकल याद रखना आपको। इसमें बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि राज्यसभा और लोकसभा यहाँ पर दोनों है, प्लस द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये इलेक्टेड मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के, नॉमिनेटेड नहीं है, याद रखना इलेक्टेड। प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी, अभी दो ही दिया गया। ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर एडजुडिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है दोस्तों, जब किसी तरह का अगर कोई भी विवाद छिड़ जाता है इलेक्शन को लेकर, किसी तरह का कोई डिबेट हो जाता है इलेक्शन को लेकर कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो उसका जो पूरा एडजुडिकेशन में क्या होता है, जो पूरा मुकदमा जो चलता है, वो पूरा जो केस चलता है, वो किस में, सुप्रीम कोर्ट में चलता है। आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फिर लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं स्टेट लेवल, तो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो पूरा मुद्दा चलता है वो कहाँ चलता है, आपको सुप्रीम कोर्ट में चलता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर, ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो महत्वपूर्ण आपको सूचनाएं हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, जब प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाए, मतलब मेन जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया, उससे पहले एक नॉमिनेशन फाइल किया जाता है। तो नॉमिनेशन में प्रोपोजर्स होते हैं हाउसेज से, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको प्रोपोजर्स क्या है। यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टोर्स होना चाहिए, जो कि प्रपोज कर रहे हैं कि हाँ इस मतलब कि इंडिविजुअल को हमें क्या करना है, प्रेसिडेंट के लिए खड़ा करना है, मतलब कॉन्टेस्टेंट को जो चुनना है। और क्या होना चाहिए, 15 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर्स। तो ये प्रपोजर्स होना चाहिए, 50 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, नॉमिनेशन के लिए होता है। फिर जो क्या होता है कि इसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना पड़ता है, 15,000 देना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। कि ये अगर पैसा आप जमा कर रहे हैं, इलेक्शन आप जीत रहे हैं, तो क्या होता है ये पैसा मेनली वापस तो नहीं मिलता है, तो मतलब बहुत सारे केस में, लेकिन याद रखना कि इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना पड़ता है, 15,000 करना पड़ता है। इस तरह का स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने यह टॉपिक आपको लिया है। और जो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रेसिडेंट पे, वो सारा चीज हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि जीएस का टॉपिक है। और जानते हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी यही तो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर मेंस आप लिखना चाहते हैं तो मेंस आपको डिसाइड यही करता है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, इतना ही टॉपिक अच्छा से कर ले। मैथ जानते हैं 10 ही नंबर का आता, तो ज्यादा डिसाइडिंग जो मार्क्स होता है दोस्तों, वो आपका जीएस टॉपिक, और जीएस में भी ये सब टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इस पर थोड़ा सा इंफेसिस देंगे, थोड़ा सा हम समय देंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर वैल्यू ऑफ द वोट एमएलए की बात करें, अब क्या होता है कि दोस्तों जो एमपी और एमएलए दोनों इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट हैं। अब इनका जो वैल्यू होता है, जो वोट का वैल्यू होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ द वोट एमएलए की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, इसको डिवाइड करना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम देखें चीजों को, तो अगर देखते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इनटू, ये आपको ऐसे याद रखे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है यहाँ पर, 1/1000। इसको मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए 1/1000 से डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हो, एक पॉइंट फॉर्म में नहीं आए। तो वैल्यू ऑफ द वोट ऐसे होता है, मतलब पूरा पॉपुलेशन टोटल, मतलब एक स्टेट का एमएलए आप जानते हैं ना, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आप चुनते हैं उसे एमएलए कहते हैं। एमपी क्या होगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए क्या होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ रहे हैं ना, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये क्रैश कोर्स है तो इतना डीप में तो जाना नहीं है मुझे, लेकिन जो आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत भी पढ़ा होगा, बाकी आपने क्लास किया होगा अच्छे से, तो वहां पर आप समझ रहे होंगे इसका क्या मतलब होता है। तो ये आपको टोटल पॉपुलेशन, जितना जो स्टेट का पॉपुलेशन है वो, प्लस उसके अपॉन आपको डिवाइड करना जितने भी इलेक्टेड एमएलएज है, वहां पर जितने एमएलएज इलेक्ट हुए हैं पूरे टोटल स्टेट में, वो आपको यहाँ पर क्या करना, डिवाइड करके, ये वैल्यू है किसका, एमपी एमएलए का। फिर अगर तो एमपी का जो वोट का वैल्यू देखे तो टोटल वैल्यू, अब ये पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर बीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न की तरफ मूव करती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती है, तो फिर आप फंस जाइएगा। इसलिए ये मतलब लिया हूँ कि कभी अगर इस तरह से पूछ दिया जाए तो आप यहाँ पर फंसिएगा नहीं, और बीपीएससी आपको फंसाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सीट्स भी इस बार
तो चलिए पहले से कम है, लेकिन स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं। तो आयोग आपको जानते हैं छटनी करने में बहुत तेज़ है, वो छटनी आपको इस तरह से करेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, यहाँ से उठा के वहाँ फेंक देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर देखें तो टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए, इसमें स्टेट्स हमने पॉपुलेशन लिया, इसमें टोटल वैल्यू जो अगर एमएलए का हमने वोट निकाला तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, पूरे स्टेट का यहाँ लेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ये कर लेंगे। इसको 1 बाय 1000 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इससे क्या एक नंबर प्रॉपर आपको एक यूनिट में आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे पॉपुलेशन रखना है और एमपी में क्या रखना है, हमें एमएलए का वोट रखना प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी ये तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या करना है, ये पहले कैलकुलेट करके यहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी जाकर आप कैलकुलेट कर पाएंगे वोट का क्राइटेरिया नंबर। इससे ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, आपको इलेक्शन तो नहीं लड़वाना है प्रेसिडेंट का, या खुद नहीं लड़ना है, अभी आपको पढ़ाई करना है, अभी एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, उसके बाद आप सोचेंगे पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं जाना है। और अच्छी बात है पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिक्स में जाए तो। फिर अगर नेक्स्ट देखें आर्टिकल 59, जो हमारा आर्टिकल 59 है उसमें क्या बोला जाता है कि जो कंडीशंस क्या है प्रेसिडेंट आपको प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, वो कंडीशंस आपको इसमें बताया जाता है प्रेसिडेंट ऑफिस का। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब 59 में बताया जाता है ये मतलब किसी भी जो पार्लियामेंट का जो बॉडी है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, तो उसके मेंबर ये नहीं होने चाहिए। प्लस स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होना चाहिए। इफ एनी सच पर्सन, अगर वो मेंबर पहले से हैं, जैसे आप जानते हैं कि वो पहले से गवर्नर है, वो पहले से क्या है किसी स्टेट के एमपी है या एमएलए है, तो उनको वो सीट वैकेंट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसका भी कुछ अवधि होता है, 14 दिन 20 दिन ऐसे करके कुछ अवधि होता है, उसमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मेनली नहीं लिखा गया। तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही इज डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज द प्रेसिडेंट। तो ये माना जाता है कि जैसे आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, सपोज कीजिए आप ही एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप क्या हैं कि बिहार से ही समझिए कि आप एमएलए हैं, तो आप अगर वहां पर जीत रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो आपको सीट क्या करना पड़ेगा, वहां से वैकेट करना पड़ेगा, सीट आपको वहां पर छोड़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सीट छूट जाता है। जैसे आप प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर किए, जैसे ना आपने ओथ लिया, आपने पहला सेशन शुरू किया, तो आपको क्या करना, ऑटोमेटिक वहां का सीट आपका क्या होता है, वैकेंट हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है क्या है, हिज इमोलूमेंट्स एंड अलाउंसेस। इमोलूमेंट्स और ये सब क्या होता है, सैलरी होता है दोस्तों। इमोलूमेंट्स अलाउंस आपको क्या मतलब, घर दिया जाता है, बंगला दिया जाता है, मतलब पूरा जो बोल सकते हैं, जैसे आप जानते हैं ना प्रेसिडेंट का पूरा जो अपना जो मतलब संसद से अलग होता है ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जो दिया जाता है अलाउंसेस और इमोलूमेंट्स, वो आपको डिमिनिश नहीं किया जा सकता। जब तक आप ऑफिस में हैं तो किसी तरह से आपसे लिया नहीं जाएगा, डिमिनिश नहीं किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस अगर यहाँ पर देखिए हम लोग राष्ट्रपति भवन होता है, वो सब यही होता है, अलाउंसेस इमोलूमेंट्स। फिर आर्टिकल 60 की बात करें तो 50 में हमने देख लिया, 59 में क्या था कि क्या कंडीशंस है प्रेसिडेंट ऑफिस को कंटिन्यू करने का। फिर आर्टिकल 60 क्या है, जो आर्टिकल हमारा 60 उसमें क्या बोलता है, ओथ एंड अफर्मेशन। मतलब आपको जो ओथ लेना है वो कहाँ लेना है, मतलब किसके सामने ओथ लेना है। तो ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट, किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपने अभी देखा होगा जो ओथ लिया गया हमारे जो 15th ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा जो ओथ लिया गया है, आपने देखा होगा कुछ समय जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी, तो उनके सामने लिया गया था ओथ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ओथ किसके सामने लिया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारण एब्सेंट हो गए, चाहे वो बीमार पड़ गए या उस समय सीट थोड़ा वैकेंट है, तो जो ओथ लिया जाएगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 16 में ये चीज बताएगा, ओथ के बारे में बताया जाता है। तो देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके ये चीज याद होगी, क्योंकि बहुत सारा आर्टिकल है। अगर आप लोड लीजिएगा तो फिर कुछ याद होगा नहीं, सब चीज हौच-पौच हो जाएगा, पूरा मेसअप हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना, लोड नहीं लेना है, अच्छे से प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं लेना, जो आपको दिया जा रहा है। और अभी भी समय है आपके पास, अभी भी आप जो स्क्रैच जीरो से भी शुरू करते हैं ना दोस्तों, आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो चांसेस हैं निकलने का, मेंस आप लिख सकते हैं, ये भरोसा आप रखिए, ये भरोसा आपको जताना पड़ेगा। फिर अगर नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 56, जो हमारा आर्टिकल 56 है उसमें क्या बोला जाता है, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। इसमें यह बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो 5 साल तक होल्ड करना है। किस आर्टिकल के अंदर बताया जाता है, आर्टिकल 56 के द्वारा। और कब से यह मतलब लागू होता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज,
जब ये ऑफिस में इंटर करते हैं उस दिन से यह चीज क्या होता है, लागू हो जाता है। वहां से 5 साल तक इनको रहना होता है। ही मे रिजाइन, वो रिजाइन भी कर सकते हैं, पहले भी रिजाइन कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा जो ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी हैं, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट थे, जो जिन्होंने रिजाइन किया हेल्थ रीजन देकर, तो उसी तरह से रिजाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ये रिजाइन जो करेंगे, ये किनको किनको मतलब अपना जो लेटर लिख कर, जो रिजाइन रिटायरमेंट लेटर लिखना होता है, ऐसे नहीं कि आप मुंह से जाकर बोल दीजिएगा, नो। आपको यू हैव टू राइट अ प्रॉपर लेटर, आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। देन यू हैव टू गो एंड टू सबमिट द वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको क्या करना, वाइस प्रेसिडेंट के जाके सबमिट करना है। फिर ये क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये आपको याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट को हम, इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना होता है तो वो प्रेसिडेंट के सामने लेटर अपना रखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है हमारा इम्पीचमेंट। तो रिमूवल आपको यहाँ पर दिया गया आर्टिकल 56 में, आप देख सकते हैं 5 ईयर्स के बारे में बताया जाता है। फिर इम्पीचमेंट जो बताया जाता है दोस्तों, ये आर्टिकल 61 के अंदर बताया जाता है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट क्या है, प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कि जो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, उनको जो अपने मतलब जो टर्म से उनको जो रिजाइन तो अलग चीज हो गया, इम्पीचमेंट हटाया जाता है, रिमूवल किसी कारणवश। आज तक तो ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है, चला है लेकिन ये कभी सक्सेस भी नहीं हुआ, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। आप जानते हैं जो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी और टोटल हाउस चाहिए। तो बहुत ही मतलब लार्ज मेजोरिटी होता है, जो कि कभी सक्सेस हो भी नहीं सकता। तो बहुत ही मतलब टफ आपको हटाना है, अगर आप इम्पीच कीजिएगा तो बहुत टफ प्रोसेस हो जाता है, मतलब उतना आसान है नहीं। तो आर्टिकल 61 में क्या लिखा गया कि प्रेसिडेंट को आपको किस बेसिस पर हटा सकते हैं, रीजन क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो वो क्या है कि आपको वायलेशन, अगर किसी, ये मतलब एक बोल सकते हैं वेग टर्म है। वेग टर्म की मतलब मैं बात करूं, वेग मींस क्या होता है कि मतलब ये ग्रे एरिया है, मतलब इसको आप क्या बोलिएगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के वो किसी तरह से उन्होंने वायलेट कर दिया, निंद बोल सकते हैं एक तरह से, फॉलो नहीं किया रूल को। तो इसमें आप कुछ भी माने लगा सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है कि ये मतलब एक वेग टर्म है जो कि मेनली डिफाइन नहीं किया गया। तो एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो नो, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फ्रेंड्स। तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कारण क्या कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में आपको दिया गया। उसी तरह से क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ कैन बी इनिशिएटेड बाय अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा लोकसभा कोई भी आपको इनिशिएट कर सकती है। द रिजोल्यूशन मस्ट बी मूव्ड आफ्टर लीस्ट 14 डेज, एटलीस्ट 14 डेज, मतलब कि 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में, जो कि साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड पास्ड बाय 2/3। ये पास करना 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, और मतलब 14 दिन पहले नोटिस देना है, कम से कम 1/4 मेंबर आपको साइन करने चाहिए उस नोटिस पर, तब जाके आप मतलब इम्पीच कर सकते हो। तो ये बहुत ही आपको टफ प्रोसेस है, मतलब इतना जल्दी आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को हटा नहीं सकते। ये आपको याद रखना है जो आर्टिकल 61 में दिया गया। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मेंस का भी पार्ट है प्रेसिडेंट का पूरा प्रोसेस, वो आपको याद रखना होता है। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 62, तो हमने बोला था ना 52 टू 62 पूरा प्रेसिडेंट के साथ आपको डील करता है जो आर्टिकल है। तो आर्टिकल 62 में क्या बताया जाता है दोस्तों, कि वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन एनी द फॉलोइंग वेज, मतलब जो वैकेंसी होता है, जो ऑफिस वैकेंट है, वो किस किस कारण हो सकता है। एक तो क्या कि वो रिजाइन कर दिए, सबसे पहला कारण ये भी हो सकता है। एक ये हो सकता है कि वो बीमार पड़ गए तो वो ऑफिस नहीं आ पाए तो ऑफिस वैकेंट है। फिर ये भी हो सकता है कि उनको इम्पीच कर दिया गया, हटा दिया गया, जो हमने अभी पढ़ा है आर्टिकल 61 के अंदर। या उनका जो टर्म है वो एक्सपायर हो गया, 5 साल उनका पूरा टेन्योर खत्म हो गया, तब जाके वो मतलब आपको ऑफिस उनको छोड़ना पड़ रहा है। ये भी हो सकता है। तो ये सब रीजन है दोस्तों, क्या ये सब रीजन है 5 ईयर्स का। रिजाइन कर सकते हैं, इम्पीचमेंट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, समझ रहे हैं, देहांत हो गया। तो ये सब चीज आपका क्या एक मतलब प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, ऑफिस वैकेंट। ये कॉमन सेंस प्रोसेस आप भी लगा सकते हैं कि ऑफिस कभी मतलब ऑफिस में अगर लोग नहीं जाते हैं तो कारणवश कोई भी कारण हो सकता है, या बीमार पड़ गए, या उनका देहांत हो गया, या किसी तरह का कोई काम पड़ गया, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से प्रेसिडेंट का यह चीज है आपको वैकेंसी, तो आर्टिकल 62 में दिया गया। फिर बताया जाता है अगर ऑफिस वैकेंट है तो फिर क्या ऑफिस वैसे ही रहेगा, नहीं वैसे नहीं रहेगा, उसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे, कौन उस समय तक ऑफिस को संभालेंगे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। याद रखना आपको, कौन संभालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन अगर वैकेंसी हो गया, एक्सपायरेशन अगर टर्म हो गया, तो कम से कम 6 महीना के अंदर वैकेंट आपको वैकेंसी को फुल फिल करना है पूरी तरीके से। ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज देन इलेक्शन फिल द वैकेंसी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी। तो जब वैकेंसी मतलब वैकेंसी जब शुरू हुआ, जैसे आज से आपको 6 महीना के अंदर में क्या करना है, इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा आप समय नहीं ले सकते। ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, समझ रहे हैं ना। तो ये आपसे याद रखना आपको।
द प्रेसिडेंट शल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये हमने देख ही लिया था, कोई भी स्टेट के मेंबर ये नहीं होना चाहिए। और जो वैकेंट होता है दोस्तों, तो उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है वो आपको ऑफिस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे इफ ए मेंबर ऑफ द हाउस लेजिस्लेटिव इलेक्टेड, ये हमने देख ही लिया। अगर यहाँ पर देखें, इसमें यही बताया गया, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस नॉट विथ अ स्टैंडिंग दैट हिज टर्म हैज एक्सपायर्ड अंटिल हिज सक्सेसर इंटर्स अपॉन द ऑफिस। तो आपने देखा होगा, जैसे हमने देखा ना, जो श्री रामनाथ कोविंद जो हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने ऑफिस को वैकेट किया, उनका टर्म एक्सपायर हो गया, तब जो हमारी जो 15 प्रेसिडेंट थी ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो उस समय जो वो आई, तब देखेंगे 2 कुर्सी लगा हुआ था। एक जो बैठते हैं हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, फिर वो जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट वो आके बैठती है, तब जाके आपको सीजीआई आते हैं, वो आपको ओथ दिलवाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब तक इलेक्शन नहीं हुआ तब तक वो प्रेसिडेंट जो फॉर्मर है वो रहेंगे, 5 साल के बाद भी रहेंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहेंगे, जब तक इलेक्शन आपको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता। ऑफिस जब तक क्या होता है, मतलब सीट आपको, मतलब दूसरे आकर आपको सीट नहीं ग्रहण कर लेते हैं, तब तक वो ऑफिस वैकेंट आपको रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देर इज नो स्कोप फॉर द वाइस प्रेसिडेंट गेटिंग अ चांस टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इस केस। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट कब आ सकते हैं, जैसे ऑफिस प्रेसिडेंट का अचानक से देहांत हो गया, मतलब किसी भी बोल सकते हैं कारण से, या वो बीमार पड़ गए किसी भी कारण से, कोई काम होगी, कोई काम आ गया, तो ये सब सारा जो अलग चीज है, मतलब जो टर्म को छोड़ के जितने भी चीज आप बोलते हैं, या डिजाइन उन्होंने कर दिया, तो जाके ये वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, काम होता है कि वो ऑफिस को क्या करे, कंटिन्यू करे। अब अगर आप पूछेंगे कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी बीमार पड़ गए तो हो सकता है ना, मतलब इंसान है, कोई भी बीमार पड़ सकता है। अगर प्रेसिडेंट बीमार पड़ गए, वाइस प्रेसिडेंट बीमार पड़ गए, तो अब जाके कौन मतलब ऑफिस को कंटिन्यू करेगा, तो वो सीजीआई कंटिन्यू करेंगे। कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे। और ये हुआ हिस्ट्री में दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। जो वीवी गिरी थे हमारे, इज द ओनली पर्सन हु वॉन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1969 में। ये ध्यान रखना आपको, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे सबसे पहले और सब ओनली पर्सन आज के समय माना जाता है वीवी गिरी, ये आपको पूछा जा सकता है, जो इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे 1969 में। फिर 1977 की बात करें तो नीलम संजीवा रेड्डी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज वन फाइल नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट, मतलब कोई अपोजिशन ही नहीं था प्रेसिडेंट में, नीलम संजीवा। फिर अगर जस्टिस एम हिदायतुल्लाह की बात करें, जो चीफ जस्टिस थे, आपको ओनली पर्सन टू परफॉर्म एज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 2 टाइम्स इन 2 डिफरेंट कैपेसिटी, द फर्स्ट टाइम इन 1969 बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सेकंड टाइम बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो देख सकते हैं ये 2 समय इन्होंने क्या किया था, उस मतलब प्रेसिडेंट के कुर्सी को संभाला था इन्होंने। क्या नाम था इनका, जस्टिस, याद रखना, ऑनरेबल जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो उस समय प्रेसिडेंट एक समय चीफ जस्टिस बनकर संभाले, एक समय इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनकर संभाला 1982 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये चीज मतलब पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, क्वेश्चन के फॉर्म में, ऑप्शन के फॉर्म में। तो ये हमारा पूरा प्रेसिडेंट के बारे में था, जो ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन था। अब जो प्रेसिडेंट का जो मेन आपको याद जो चीजें रखना है, क्या उनका पावर होता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो, चाहे आपको वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे वो आपका जुडिशियरी पावर हो, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो, चाहे वो इमरजेंसी पावर हो। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में, अनुच्छेद में वो चीज दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर पावर्स के बारे में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। फॉर्मल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मल हेड इनको माना जाता है। ऑल जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है यूनियन का, वो सब आपको प्रेसिडेंट के नाम में ही, नाम के अंदर ही लिया जाता है, मतलब मीन्स जितना भी आपको साइन होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। प्रेसिडेंट शॉल हैव द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई डिग्निटरीज। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि अपॉइंट कर भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वो दिलवाते हैं, बहुत सारे जो जितने मिनिस्टर्स हैं यूनियन के, उनको पूरा वो दिलवाते हैं, अटॉर्नी जनरल को वो दिलवाते हैं, कंट्रोलर एंड सीएजी, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं इंडिया के, उनको वो दिलवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको वो दिलवाते हैं। फिर जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स होते हैं, ओथ उनको दिया जाता है, अपॉइंट भी किया जाता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स होते हैं, उनको वो दिलवाया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर मेंबर्स, फिर इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो ये सारे जो डिग्नेटरी होते हैं, इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, किन्हीं किन्हीं को अपॉइंट किया जाता है, किन्हीं को वो दिलवाया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो ये एग्जाम में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर में क्या होता है दोस्तों की, मनी बिल आप जानते हैं, जो अभी जैसे आप बजट आपने पढ़ा होगा, जो फरवरी में बजट आपको हमने पढ़ाया भी था करंट अफेयर्स का क्लास में। तो वो जो बजट आपको यूनियन बजट जो लॉन्च होता है, रिलीज होता है, आप जानते हैं 1 फरवरी को बजट हमारा क्या होता है, आपको लोकसभा में रखा जाता है हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और 31 जनवरी आप जानते हैं, एक दिन पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है।
तो जब बजट पास किया जाता है तो सबसे पहले मनी बिल उसमें होता है, तो वे मनी बिल आपको जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का होना चाहिए। जब प्रेसिडेंट से आप रिकमेंडेशन नहीं लीजिएगा, प्रेसिडेंट के से पहले साइन नहीं होगा, तो वो मनी बिल पास ही नहीं होगा आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो प्रायर रिकमेंडेशन किसके द्वारा सबसे पहले लेना, प्रेसिडेंट के से आपको लेना है। फिर नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, कोई डिमांड ग्रांट्स आप नहीं रख सकते, कोई फाइनेंशियली आप मतलब कोई चीज पैसा आप रिवेन्यू नहीं ले सकते हैं बिना परमिशन के, किसके, प्रेसिडेंट के। ही थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनके नाम पर ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा जाता है हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द इंडिया मीट एंड अनफोर्ड। अब क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड में इंडिया में थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। अब बजट तो आपको फरवरी में आ गया, अब जैसे किसी तरह का कोरोना वायरस आ गया, किसी तरह का कोई एपिडेमिक आ गया, इमरजेंसी आ गई, जैसे फ्लड आ गया, कहीं पर पुल टूट गया, कुछ भी हो गया, बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हो गई, तो वहां पर पैसा का जरूरत होता है, रिवेन्यू का जरूरत होता है। बजट तो पास हो गया, अब रिवेन्यू है कहाँ सरकार के पास, सब सारे मतलब डिपार्टमेंट रिवेन्यू तो बांट दी सरकार ने। तो अब एक मतलब पैसा की जरूरत है, किसी दूसरे देश में अर्थक्वेक आ गया, वहां पर हेल्प करना, तो अब क्या करिएगा, तो सरकार क्या करता है, फिर वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालता है। तो जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से आपको परमिशन लेकर वहां से निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या होता है कि पूरा जो प्रोसेस है लोकसभा में, आप इससे साइन करवाइए, पूरा मतलब मेजोरिटी से पास कराइए मनी बिल, वो सब प्रोसेस नहीं करना पड़ता। ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो जो कि मान लीजिए कि इमरजेंसी फंड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ही कंस्टिट्यूट ए फाइनेंस, ये इनका पावर होता है कि फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करते हैं 5 ईयर्स में, ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारा जुडिशियल पावर, इनका जुडिशियल पावर क्या होता है दोस्तों, ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। क्या होता है, कभी कभी प्रेसिडेंट को कुछ चीजों में कंफ्यूजन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ लॉ में, कुछ एक्ट में, तो ये क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, किनसे, जजेस से, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे सुझाव ले सकते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, तो उन पर क्या कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the president. ये आर्टिकल 143 में, आपको याद रखना, आर्टिकल 143 एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इस आर्टिकल 143 के क्या होता है, किसी तरह का रिकमेंडेशन, सुझाव प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किससे, आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। लेकिन यह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का रिकमेंडेशन अगर देती है, किसी तरह का अगर बात बताती है कोई भी चीज, तो ऐसा नहीं कि वो बाइंडिंग है, मतलब प्रेसिडेंट को वो चीज करना ही पड़ेगा, ये चीज नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये आर्टिकल 143 में आपको याद रखना, बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पर, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, नॉट बाइंडिंग, समझ रहे हैं। तो ये सब छोटा छोटा जो टर्म होता है दोस्तों, ये छोटा छोटा जो मिस कर जाते हैं स्टूडेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना। प्लस हमारे पास मिलिट्री पावर है। अब दोस्तों मिलिट्री पावर क्या होता है कि जैसे आप बोल सकते हैं कि सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्स का किनको बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, उन्हीं के नाम पर पूरा वार लड़ा जाता है, पूरा ट्रीटी साइन किया जाता है, कोई भी देश से संधि किया जाता है, ये सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही लाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, क्या है इसमें, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द पार्लियामेंट कैन रेगुलेट और कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स। पार्लियामेंट तो कंट्रोल करता है, लेकिन जो नाम पर जो लड़ा जाता है, जिनको सुप्रीम कमांडर बोला जाता है फोर्स का, डिफेंस फोर्स का, वो प्रेसिडेंट होते हैं। वार डिक्लेयर्स करना रहता है प्रेसिडेंट को, फिर कोई पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट तो होता ही है, लेकिन आपको वार जो करना वो प्रेसिडेंट के अंदर में होता है। फिर अगर डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स इंडिया इंटरनेशनल अफेयर, जितना भी इंटरनेशनल अफेयर्स होता है, कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करना किसी भी कंट्री को, तब जाकर वो क्या होता है, वहाँ पर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अदर स्टेट्स के। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स, नेक्स्ट क्या हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स, कुछ कुछ पावर्स यहाँ देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं पूरा डिटेल से थोड़ा इसमें जा रहा हूँ। फिर अगर लेजिस्लेटिव पावर की बात करें दोस्तों, तो फ्लाइट विजिबल आपको, तो क्या होता है कि जो सम्मन और प्रोड्यूस क्या होता है, मतलब जैसे कि कोई भी हाउस का सेशन है, पार्लियामेंट में जो हाउस का सेशन होता है, आप जानते हैं कि 6 महीना में कम से कम सेशन लेना रहता है। जैसे अभी बजट सेशन देख लीजिए, विंटर सेशन हो गया, या किसी तरह का कोई लॉ पास करना, उसमें आपको बोथ हाउस को प्रेजेंट रहना है, दोनों हाउस को। उसमें अगर प्रेसिडेंट का पावर होता है कि ज्वाइंट सेशन, आपको जो ऑर्डिनरी बिल पास उसमें ज्वाइंट सेशन का पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, वो ज्वाइंट सेशन दोनों हाउस को बुला सकती है। इसी को बुलाता है समन और प्रोग्रेस। ज्वाइंट सेशन बुला भी सकती है, उसको कैंसिल भी कर सकती है, पार्लियामेंट को डिजोल्व भी कर सकती है, लोकसभा को, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। फिर पावर क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग आपको बोथ पार्लियामेंट को बुला सकती है डेडलॉक खत्म करने के लिए। द प्रेसिडेंट क्या बोथ हाउस को, पार्लियामेंट को एड्रेस करती है। फर्स्ट सेशन जो होता है, जैसे आफ्टर जनरल इलेक्शन, जैसे 2024 में इलेक्शन खत्म हुआ, तो पहला जो सेशन होता है ना पार्लियामेंट का, लोकसभा का, उसको एड्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ता है, प्रेसिडेंट को वो एड्रेस करना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर राज्यसभा की बात करें तो 12 मेंबर्स हमने बताया था ना, जो कि आपको लेस है, ये चीज याद रखना है। ये ट्रिक कभी नहीं भूलिएगा, लिटरेचर
आर्ट्स, ये क्या हो गया आपका साइंस, ये क्या हो गया आपका सोशल सर्विस। ये चीज ध्यान रखना, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता फ्रॉम पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज प्रैक्टिकल लिटरेचर साइंस आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। तो लेस से आपको चीज कभी नहीं भूलिएगा, जो मैंने भी आज तक नहीं भूला। फिर अगर यहाँ देखें प्रेसिडेंट के पास इंपावरमेंट होता है, पावर होता है कि वो नॉमिनेट कर सकती है 2 मेंबर को लोकसभा में, अगर देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियंस को, जो कि अभी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों 1/4 2003 या मतलब आई थिंक कब हुआ था ये, लेकिन 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, आप देख लीजिए एक बार। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि इस चीज को यहाँ पर हटा दिया गया था। आपको ये चीज ध्यान रखना 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज अब तो हट गया है, आप जानते हैं। अब बिल बिकम्स एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, जब प्रेसिडेंट का एसेंट होता है तब ये बिल आपको ये क्या होता है कि मतलब वो एक्ट बन पाता है। प्रेसिडेंट के पास जो बिल भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास 3-4 पावर होता है, वो चीज़ हम तो यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या कर सकती है वो, बिल को एसेंट दे सकती है, मंजूरी दे सकती है, बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। या कर सकती है बिल को रोक सकती है, कोई भी बिल आपने पास किया, प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा, मंजूर नहीं, तो वो छोड़ देगी, बिल को छोड़ देगी, मतलब कहेगी बिल हम पास नहीं करेंगे। या ये भी कर सकती है कि मतलब जिन केस ऑफ मनी बिल, जैसे मनी बिल को उनको पास करना होता है लेकिन रिटर्न नहीं कर सकती, लेकिन बाकी को क्या कर रिटर्न कर सकती है कि जाके कुछ मतलब और कहेगी, कुछ और सुझाव देगी प्रेसिडेंट कि जाओ मतलब बिल को थोड़ा सा और सुधार करके लाओ, कुछ नया इसमें ऐड करके लाओ। लेकिन जब बिल कंसिडरेशन के बाद आता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये बाइंडिंग होता है कि वो बिल को पास करना पड़ेगा। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की अगर देखें तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि उसे आपको पास करना पड़ेगा। तो ये प्रेसिडेंट का वीटो पावर इसको बोला जाता है, समझ रहे हैं ना, प्रेसिडेंट का इसको क्या बोला जाता है, वीटो पावर बोला जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ वीटो पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट सस्पेंस एंड पॉकेट वीटो। ये सस्पेंसिव मेनली यहाँ नहीं होता है, अमेरिका में प्रैक्टिस एब्सोल्यूट हो गया, पॉकेट हो गया। एब्सोल्यूट मींस क्या हो गया कि आपने बिल को रख लिया, आप बिल पर कुछ मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। पॉकेट वीटो पॉकेट में आपने रख लिया, एब्सोल्यूट में आपने पास ही नहीं किया, एसेंट ही नहीं दिया। तो पावर ऑफ डिसअवेलेंस होता है रिटर्न कंसिडरेशन ऑफ द बिल विच आर रिजर्व फॉर कंसिडरेशन। अब एक और पावर होता है कि जैसे कि गवर्नर ने क्या होता है, कभी कभी कुछ बिल जो स्टेट असेंबली के द्वारा पास किया था, गवर्नर उस बिल को रोक देती है, उसको गवर्नर बोलती है कि हमें प्रेसिडेंट के पास जाना है, प्रेसिडेंट से पहले दिखवाना है कि ये बिल सही है कि नहीं है, तभी जाकर हम बिल पास करेंगे। तो ये भी क्या होता है, प्रेसिडेंट का एक अलग पावर होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। मनी बिल सो रिजर्व कैन नॉट बी रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट। मनी बिल रिजर्व मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा रिटर्न नहीं किया, इनको पास करना पड़ेगा। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी इनको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ये क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। ऑर्डिनेंस कब लगता है, जब ऑर्डिनेंस में क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल बना सकती है उसमें, जब दोनों हाउस क्या हो सेशन में नहीं होता है। तो ऑर्डिनेंस जो क्या होना चाहिए, जो ऑर्डिनेंस आपको जो लग रहा है 6 महीना के अंदर जो 6 मतलब खत्म हो जाता है आपको 6 मंथ रिसेंबली, जब मतलब कि इमरजेंसी खत्म हो गया तो रीअसेंबल्ड हुआ, तो उसके बाद जो 6 वीक्स होता है वो 6 वीक्स के अंदर उसको आपको पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा, मंजूरी लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो आगे कंटिन्यू करेगी। सब मतलब आपको वो जो लॉ है वो लॉ आपको कंटिन्यू रहेगा। ही कैन ऑल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, वो कभी भी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते, जो कि आर्टिकल 123 में आपको दिया गया है। अगर देखें तो प्रेसिडेंट रिपोर्ट्स भी आपको ले डाउन करती है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, कैग का, यूपीएससी का, फाइनेंस कमीशन का, ये सब पार्लियामेंट में रिपोर्ट किसके द्वारा ले डाउन किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर अगर पार्डनिंग पावर की बात करें, पार्डनिंग पावर में क्या होता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को सजा मिलता है कोर्ट में, कोर्ट के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी को फांसी का सजा मिल रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो आदमी फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो इंसान की हमें माफ़ कर दीजिए, हमें मेरा सज़ा कम कर दीजिए। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि उस सज़ा को भी कम कर सकती है, सज़ा को हटा भी सकती है, पार्डन पूरी तरीके से कर सकती है। ये आर्टिकल 72 में दिया गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया एग्जाम में। एक पावर होता है पार्डन, पूरी तरीके से खत्म कर देना, डिप्राइव, रिमिशन, सजा को कम कर देना, सजा को बढ़ा देना, या जो मतलब बहुत ही जटिल सजा है, मतलब एकदम क्रूर सजा, उस सजा को थोड़ा सा हल्का कर देना, ये सब होता है। रिस्पाइट, कम्यूटेशन, एक सजा को दूसरे सजा में बदल देना। तो ये सब 4-5 प्रोसेस होता है पार्डनिंग पावर में, जो ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता, इतना याद रखिएगा, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। फिर अगर एक पार्डनिंग पावर में कंपैरिजन होता है गवर्नर के पीछे, तो गवर्नर आपको पार्डनिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो मिलिट्री का जो सजा है, जो मिलिट्री द्वारा दिया गया, मिलिट्री कोर्ट द्वारा, उसको गवर्नर के पास पावर नहीं होता पार्डन करने का। प्लस जो मतलब एक डेथ सेंटेंस आपको दे दिया गया, आपको फांसी पर चढ़ाना है, तो फांसी पर का सजा जो प्रेसिडेंट ही माफ कर सकते हैं, राष्ट्रपति माफ कर सकती है, लेकिन आपको गवर्नर माफ नहीं कर सकती। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि आपको याद रखना है, समझ रहे हैं ना। फिर अगर उसी तरह से इमरजेंसी प्रोविजन हो, इमरजेंसी में पावर्स में क्या होता है कि इमरजेंसी जो प्रोक्लेम किया जाता है तो प्रेसिडेंट द्वारा इमरजेंसी किया जाता है, लेकिन उसके लिए कैबिनेट जो काउंसिल मिनिस्टर्स है उसका पूरा क्या सहयोग चाहिए, उनके रिकमेंडेशन पर ये इमरजेंसी आपको लाया जा सकता है, वो भी रिटर्न रिकमेंडेशन। ये आपको चेंज हुआ था, आप जानते हैं जो इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगा था, जिसको ब्लैक डे भी बोला जाता है आपको,
वो चीज़ आपको ध्यान रखना, जो कि आर्टिकल 352 में आपको दिया गया नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की स्टेट इमरजेंसी की बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी 60 में दिया। तो ये 4 का डिफरेंस है, 52 4 56 56 4 आपको कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये कब लगता है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन के जब हो जाता है, जैसे किसी तरह का वार छिड़ गया, मतलब किसी तरह का जो आर्मी फोर्स है वो रिवोल्ट कर दिए, तो ये नेशनल इमरजेंसी लगा। कॉन्स्टिट्यूशन में से कब लगता है, वो कोई भी मतलब स्टेट अगर सेंटर के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगता है कि किसी तरह का आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जो इकोनॉमिक 1991 में क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इस तरह का क्राइसिस, लेकिन इंडिया में आज तक हिस्ट्री है कि कभी भी क्राइसिस को ठीक कर लिया गया, क्राइसिस पर मतलब आप देखेंगे ओवरकम कर लिया गया था, कभी भी ऐसा स्थिति नहीं आया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे। तो वही क्या होगा, बहुत बदतर स्थिति हो जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है अगर, तो फिर उसे पैसा का वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये चीज़ याद रखना। फिर मिसलेनियस पावर क्या है कि प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसेस बिल, तो ये हमने सब चीज़ यहाँ पर देख लिया है। तो ये चीज़ आपको प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर याद रखना है। फिर प्रेसिडेंट के देखे तो यूनाइटेड स्टेट्स में अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भेज सकते हैं। आप जानते हैं लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही भेजा जाता है, सेंटर द्वारा ही भेजा जाता है। फिर शेड्यूल और ट्राइबल एरिया को पूरा क्या करती है, स्पेशल पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। ये वीटो देख सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि एसेंट बिल का जो एसेंट है उस बिल के एसेंट को यहाँ पर क्या कर सकती है, दे सकती है, रोक सकती है। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, सेंड बिल को वापस भेज सकती है, फिर वो बिल वापस आएगा तब ये हायर मेजोरिटी में तब जाकर बिल पास करेगी। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, सेंडिंग बैक ऑफ बिल विच कैन ओवरसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर विदाउट विथ एन ऑर्डिनरी मेजर। तो ये भी होगा सस्पेंसिव वीटो, जो मेनली आपको इंडिया में नहीं लागू होता। फिर पॉकेट वीटो की बात करें तो यहाँ पर कोई बैक एक्शन नहीं लिया, पॉकेट में आपको रख लेती है प्रेसिडेंट और किसी तरह का एक्शन ही नहीं लेती है। तो ये मेनली 1986 में को जो प्रेसिडेंट थे हमारे उस समय के ऑनरेबल ज्ञानी जैल सिंह, उनके द्वारा यह चीज़ किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको वीटो है। तो ये वीटो में अंदर जाकर आपसे नहीं पूछा जाता है, ये याद रखना, वीटो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, जिसमें बिल का एसेंट का ये पूरा पावर होता है। तो ये हमारा किसके बारे में था दोस्तों, प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट रूल के बारे में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, इससे ज़्यादा आपको कहीं मिल भी रहा है तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा और यही टॉपिक से आएगा। प्लस इससे ज़्यादा ना आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा है, इससे ज़्यादा ना मतलब प्रेसिडेंट का कुछ और चीज़ है। बाकी करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना है, कौन से प्रेसिडेंट हैं, कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या उन्होंने मतलब क्या काम किया, रिफॉर्म किया, लेकिन इससे ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करना। इसी का PYQ बना सकते हैं, प्लस जो क्वेश्चन बना सकते हैं, सॉल्व होगा यहाँ से, पक्का सॉल्व होगा। और ये पूरा लेक्चर आपको दोस्तों स्काई अकेडमी 360 पे मिल जाएगा, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लस हमारा ऐप पर भी चैनल है। आप जुड़िए हमारे साथ, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, वहाँ से यहाँ सारे विषयों का आपको पढ़ाई सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है, जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स है, हिंदी इंग्लिश माध्यम में। और हमारा ऑफलाइन सेंटर है विकना पहाड़ी के पास, इस नंबर पर आप कॉल करके यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।